हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 टॉपिक है उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 56 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो, तो इसके अंतर्गत हम लोग रसशास्त्र में वैसा कल्पना के ही जो पॉइंट्स हैं वही कवर करेंगे यहाँ पे अगेन। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा आजकल एक क्वेश्चन जरूर आता है रेशियो से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल्पनाओं में कौन सी कितनी कितनी मात्रा में रहती है वो अपन देखते हैं। जैसे कि वेशवार कल्पना, तो वेशवार कल्पना क्या होते हैं? तो इसका आपका मांस, रस व जल, ठीक है। द्रव्य में क्या होते हैं? तो मांस, रस और जल रहते हैं। इसका जो अनुपात होता है वो 1:4 होते हैं। विधि के विषय में बात करें तो मांस रस जब गाढ़ा रहेगा, ठीक है, तो 1:2 में अपन लेते हैं। और पतला वेशवार जब बना रहे हैं, गाढ़ा वेशवार बनाते हैं, ठीक है, तो आपका मांस रस जो है वो 1 अनुपात में लेंगे और जल 2 अनुपात में। लेकिन पतला वेशवार जब बनाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका मांस रस 1 अनुपात रहेगा, 1:4 में रहेगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो अस्थि रहित मांस को पीसकर गुड़, घृत, त्रिकटु में त्रिकटु के साथ मिला करके पाक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग विशेषता ये है कि अस्थि रहित मांस को पीस करके गुड़, घृत, त्रिकटु मिला करके पाक करते हैं। तो ये क्या है? आपका वेशवार कल्पना है। फिर है गुड़ुची सत्व। तो गुड़ुची सत्व बनाने के लिए आपको गुड़ुची का कल्क 1 भाग और जल जो है वो 4 भाग चाहिए। इसकी विधि बताया गया कि श्वेत वर्ण का जो धूसर वर्ण का आपका संसमनीवटी है, ठीक है, वो यादव जी त्रिकम ने बताया है कि उसका प्रयोग करना है। और इसका विशेषता क्या है? तो गुड़ुची सत्व का अपन पित्त शामक व ज्वरघ्न बताया गया। तो पित्त शामक व ज्वरघ्न बताया गया है गुड़ुची सत्व को। फिर आता है आपका लाक्षरस। तो लाक्षरस बनाने के लिए लाक्ष 1 भाग और जल अपने को 6 भाग चाहिए रहते हैं। कब तक पाक करना है? तो जब तक 1/4 जो है शेष ना रह जाए तब तक अपने को पाक करना है, ठीक है। 21 बार छान करके इसे जो है बनाया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रमथ्या। तो प्रमथ्या में जो द्रव्य है उसका जो अनुपात है वो 1 होता है और जल जो है वो 8 अनुपात में रहता है। तो 1:8 में अपन जो है प्रमथ्या बनाते हैं। इसको भी 1/4 शेष रहने तक अपन पाक करेंगे। और इसका प्रयोग अतिसार में दीपन पाचनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्षार। तो क्षार में आपका दग्ध पंचांग जो होता है वो 1 अनुपात में लेंगे और जल जो है वो 6 अनुपात में लेंगे। तो दग्ध पंचांग 1 अनुपात व जल जो है वो 6 अनुपात में लेंगे। इसके अलावा सारंगधर ने क्षार कल्पना बनाने के लिए जो अनुपात है वो द्रव्य का 1 भाग 1/4 भाग अपने को जल लेना है, ये यहाँ पे बताया गया, मतलब 1:4 में लेना है। इसी प्रकार सुश्रुत ने क्षार कल्पना बनाने के लिए 1:6 बताया है, ठीक है। और रस तरंगिणी ने 1:8 बताया है। तो ये आपको याद रखना है क्षार के लिए। फिर क्षीर पाक के विषय में बात करते हैं। तो क्षीर पाक में आपका द्रव्य जो है वो 1 भाग लेंगे, क्षीर 8 भाग लेंगे और जल जो है वो 32 भाग लेंगे, ठीक है। तो क्षीर पाक के लिए ये मात्रा याद रखना। फिर क्षीर रह जाने तक पाक करते हैं। कब तक पाक करते हैं? तो जब तक क्षीर रह जाता है तब तक। यादव जी त्रिकम के अनुसार जो है 1 अनुपात अपन द्रव्य लेंगे, 15 अनुपात अपन क्षीर लेंगे और 15 अनुपात अपन जल लेंगे, ठीक है। ये यादव जी त्रिकम के अनुसार भी रेशियो को याद रखना। इसके अलावा आहार व औषध का संयोग, ठीक है, क्षीर पाक के अंतर्गत होता है। यह जो है आमसूलहर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर औषध सिद्ध पानीय के विषय में बात करते हैं। तो औषध सिद्ध जो पानी है उसको बनाने के लिए अपने को 1 भाग औषध चाहिए और 64 भाग अपने को जल चाहिए। 1 मतलब हाफ जो पार्ट है, 1/2 पार्ट शेष रहने तक अपने को इसको पाक करना है। इसका जो विशेषता ये है कि सड़ंग पानी क्वाथ का प्रयोग ज्वर व पिपासा में करते हैं। तो सड़ंग पानी क्वाथ का प्रयोग ज्वर व पिपासा में करते हैं। फिर आता है आपका चूर्णोदक। तो चूर्णोदक में आपका चूना 1 भाग लेते हैं, वो जल जो है 240 भाग लेते हैं, ठीक है। 2 रति अनुपात 5 तोला अपने को इसको लेना है। और इसको जो है रंगीन शीशी में 9 घंटे तक छोड़ देते हैं। फिर 1 तोला बराबर यानी कि 96 रति होते हैं, ठीक है। तो ये चूर्णोदक बनाने की विधि है कि अपन रंगीन शीशी में 9 घंटे के लिए छोड़ देते हैं चूना और जल को, ठीक है, इस अनुपात में लेकर के, तो चूर्णोदक बन जाते हैं। फिर हीम या शीत कल्पना के विषय में बात करें तो हीम व शीत कल्पना बनाने के लिए द्रव्य व जल की मात्रा 1:6 चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पानक व शर्करा दोनों हीम कल्पना के अंतर्गत ही आते हैं। तो पानक व शर्करा दोनों हीम कल्पना के अंतर्गत ही आते हैं। पैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है हीम कल्पना का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं पानक के विषय में। तो पानक में बोला है द्रव्य और जल, इसका जो अनुपात है वो 1:16 होता है।
एक अम्ल पदार्थ व 16 गुना जल अपन लेते हैं, तो एक अम्ल पदार्थ व 16 गुना अपन जल लेते हैं। शर्करा के विषय में बात करें तो शर्करा के लिए अपने को द्रव्य व जल का अनुपात 1:8 चाहिए रहता है। तो 1 भाग द्रव्य लेंगे, उसमें अपन 8 गुना जल लेंगे, फिर 2 गुना अपन शर्करा मिला देंगे, ठीक है। और 1/8 शेष रहने तक अपन चरक के अनुसार पाक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से शर्करा कल्पना का निर्माण होता है। फिर तंडुलोदक निर्माण के लिए, तो तंडुलोदक निर्माण के लिए आपका चावल और जल की जो मात्रा है वो 1:8 बताया गया है। तो चावल और जल की मात्रा 1:8 बताया गया है। 3 से 6 घंटे तक छोड़ करके रख देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है, तंडुलोदक का निर्माण होते हैं। इसका प्रयोग अपन श्वेत प्रदर में जो है करते हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रदर में इसका अनुपान के रूप में तंडुलोदक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका फांड। तो फांड के विषय में बात करें तो द्रव्य और जल की मात्रा फांड बनाने के लिए, फांड कल्पना बनाने के लिए 1:4 रहता है। इसमें आपका बताया है कि मंथो अपि फांड भेदस्यात्, ठीक है, ये सारंगधर ने बताया है। सुश्रुत अनुसार मंथ हीम कल्पना के अंतर्गत आता है। तो सुश्रुत अनुसार मंथ जो है वो हीम कल्पना के अंतर्गत आते हैं। फिर मंथ के विषय में बात करें तो मंथ जो है उसमें मंथ कल्पना बनाने के लिए द्रव्य और जल का जो अनुपात है 1:4 रहना चाहिए, जबकि सुश्रुत ने 1:6 बताया है मंथ कल्पना के लिए। मंथ कल्पना का प्रयोग अपन तृष्णा, अंतर्दह, ठीक है, और रक्त पित्त में करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विलेपी। तो विलेपी बनाने के लिए अपने को 1:4 अपने को चाहिए रहता है द्रव्य और जल। चावल के 4 गुना जल में पाक करके इसे जो है विलेपी को बनाया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो अपन कहाँ पे करते हैं, तो तर्पक, हृदय व पित्तनाशक होते हैं। अन्न कल्पना के लिए बात करें तो चावल का 5 गुना जल में पाक करके अन्न कल्पना का निर्माण किया जाता है, और यह जो है रुचिवर्धक होते हैं। फिर आता है आपका यवागु कल्पना। तो चावल का 6 गुना जल में पाक करके यवागु कल्पना बनाया जाता है। यह जो है बल कारक होते हैं, तर्पक होता है वो वातनाशक होता है। तो बल कारक, तर्पक वो वातनाशक होते हैं यवागु कल्पना। फिर होता है कृष्णा। तो कृष्णा अपन कैसे करते हैं, तो चावल, तिल, मांस का 6 गुना जल में पाक करके कृष्णा बनाया जाता है। यह जो है कफ पित्तकारी, बल्य तथा कृष्णा अनिल नाशनी होते हैं, ठीक है। फिर पेया के विषय में बात करें तो 1:14 अनुपात में अपन जो है जल लेकर के, यानी कि चावल का 14 गुना जल लेकर के पाक करके पेया बनाए जाते हैं। इसको मल रोकने वाला व धातु पोषक बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका मंड। तो मंड कैसे बनाएंगे, तो चावल का 14 गुना जल में पाक करके मंड भी बनाए जाते हैं, और यह जो है दीपन पाचन कराते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है यूष। तो यूष के विषय में बात करें तो मूंग आदि सिंबी धान्य को 4 तोला और 64 तोला जल में अपन पाक करके यूष बनाते हैं। कब तक पाक करेंगे, तो 1/4 शेष रहने तक, और ये जो है आपका यूष कल्पना के विषय में बताया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट करके बता दिया। अब थोड़ा सा रस शास्त्र का पार्ट देख लेते हैं वैसे जी के बाद में। तो साधारण रस के विषय में बात कर लेते हैं। तो साधारण रस में सबसे पहला आता है आपका कंपिल्लक, ठीक है, वनस्पतिक द्रव्य है। और केमिकल नेम क्या है इसका, तो मेलेटस फिलिपिनेंसी, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। यूफेरबिएसी इसकी फैमिली है। वृक्ष 20 से 30 फीट ऊंचा रहता है। पर्याय के विषय में बात करें तो रक्तचूर्णक हो गया, रक्तांग हो गया, रेचन हो गया, रोचन हो गया, कर्कश हो गया, चंद्रा हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। रेचक कंकुष्ठ को बोला जाता है, ठीक है। तो रेचन जब बोला जाए, रेचन ना आता है तो वो कंपिल्लक के लिए है, और रेचक का जो आता है तो कुष्ठ के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्पत्ति के विषय में। तो स्टिकाचूर्ण संकाशम चंद्रिका कार्य यो अतिरेचनम सौराष्ट्र देश चो उत्पन्न स ही कंपिल्लक स्मृता, ये ठीक है। तो ये इसको उत्पत्ति बताया गया कि स्टिकाचूर्ण संकाशम चंद्रिका कायो अतिरेचनम सौराष्ट्र देश चौत्पन्न स ही कंपिल्लक स्मृतम। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो कंपिल्लक जो होता है वो फल रज का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोज्यांग में कंपिल्लक के फल रज चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कंपिल्लक के गुण के विषय में बात करें तो ऋतुओं में पुष्प, इसके अलावा शीत ऋतु में फल जो होता है वो कटु उष्ण वीर्य वाला होता है, वो अतिरेचक होता है। इसके अलावा कृमिघ्न होता है, ठीक है, व्रण रोपक होता है, वीड़ भेदक होते हैं, रक्त पित्तघ्न होते हैं, और आम पाचक होते हैं। इसके अलावा उदरस्थ कृमि की श्रेष्ठ औषध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कंपिल्लक के शोधन के विषय में बात करें तो कंपिल्लक को जल में डाल देने से वो शुद्ध हो जाते हैं।
फिर मारण व सत्वपातन के विषय में बात करें तो वानस्पतिक द्रव्य होने के कारण मारण और सत्वपातन की जरूरत नहीं होती। मात्रा के विषय में बात करें तो 4 से 6 गुंजा बताए गए हैं, ठीक है। रेचनार्थ इसकी मात्रा 3 से 6 माशा तक है। अनुपान उष्ण जल है। प्रयोग के विषय में बात करें तो कृमि घातनी गुटिका, त्रिफलादि घृत, पटोल आदि चूर्ण, ब्रह्म घृत, बिंदु घृत, ये इसके योग हैं। गौरी पाषाण नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे सोमल बोला जाता है, मल्ल बोला जाता है, फिनास्म बोला जाता है, संखिया बोला जाता है, ठीक है, शंखमूष बोला जाता है। इसके अलावा शंखमूषिका भी इसे कहते हैं अपन, ठीक है। गौरी पाषाण हो गया, दारूमूषा हो गया, इसके अलावा दारूमोच, मल्लक, फिनाश्म, संबल, हथचूर्णक, मूषक, अखुब पाषाण, विकट, संबुलाखार हो गया, ठीक है, तथा व्यक्त देह, ये सभी इसके पर्याय हैं। सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सुश्रुत ने कल्प स्थान के अध्याय 2 में धातु विष के अंतर्गत जो है आपका गौरी पाषाण का वर्णन किया है। रसतरंगिणी ने इसके 2 भेद बताए हैं, श्वेत और रक्त। श्वेत जो होता है वो कृत्रिम होता है और रक्त जो होता है वो खनिज होता है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार बात करें तो रस रत्न समुच्चय ने 3 बताया है, स्फटिकाभ, शंखाभ और हरिद्राभ। तो स्फटिकाभ जो होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, श्रेष्ठ होता है। शंखाभ जो पांडु वर्ण का होता है, श्रेष्ठतर होता है। और आपका हरिद्राभ पित्त वर्ण का होता है, वो श्रेष्ठ होता है। बात करें शोधन के विषय में तो कारवेलक के अंदर रख करके दोला यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन करते हैं। फिर मारण और सत्वपातन के विषय में बात करते हैं तो इसका मारण नहीं होता है तथा सत्वपातन हड़ताल की तरह होता है। ये रस रत्न समुच्चय में बताए गए हैं। गुण के विषय में बात करें तो रस बंधकर, स्निग्धो, दोषघ्नो, रस वीर्यकृता, ठीक है, यह जो है अत्यधिक कामोदीपक होते हैं। औषधि मात्रा के विषय में बात करें तो 1/20 से लेकर के 1/30 रतीस की मात्रा बताई गई है, ठीक है। 1/120 से लेकर के 1/30 रतीस की मात्रा बताई गई है। घातक मात्रा 1 रति है, यानी कि 125 mg इसकी घातक मात्रा है। सांख्यिकी विष प्रभाव की शांति हेतु, ठीक है, तो विषाक्तता की प्रभाव की शांति हेतु अपन टंकन का विलयन या कारवेलक स्वरस या गोमूत्र में गोघृत एवं मिश्री मिला करके साथ में दे सकते हैं। इसके प्रमुख योग के विषय में बात करें तो प्रमुख योग में आपका मल्ल सिंदूर, समीर पन्ना रस, ठीक है, चंडेश्वर रस, मल्ल गर्भ, पोटली रस, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका नौशाद, ठीक है, विड लवण इसे बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय में इसे अपन निसार हो गया, ठीक है, नैत्यसार हो गया, नवसार हो गया, इसके अलावा निषादरक हो गया, किट्टछार हो गया, स्टिका लवण हो गया, चुल्लिका लवण हो गया, चुल्लिका लवण हो गया और चुल्लिका लवण हो गया, ठीक है। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। प्राप्ति स्थान के विषय में बात करें तो इटली में सिसिली के ज्वालामुखी पर्वत के आसपास जो है इसका प्राप्ति बताया गया है। रस ग्रंथ के अनुसार जो है करीर और पीलू वृक्ष के काष्ठ को जलाने से प्राप्त क्षार ही नौसादर कहलाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। शोधन व मारण तथा सत्वपातन के विषय में बात करें तो वर्णन नहीं है रस रत्न समुच्चय में। गुण के विषय में बात करें तो रसेंद्र जारणम लौह द्रावणाम जठर अग्निकृता गुल्म प्लीहा शोषग्न भुक्त मासादि जारणम, ठीक है, ये जो है त्रिदोष नाशक भी बताया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वत्सनाप का एंटीडोट क्या है, आपका नौशादर है। और सिर दर्द एवं गिनीवर्म रोग में 1 मास तक इसका प्रयोग करते हैं, मात्रा 2 से 8 रहती है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो प्रमुख योग में आपका श्वेत, क्षार परपट्टी, ठीक है, और शंख द्राव हो गया, वृश्चिक दंसहर लेप हो गया, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। फिर बात करते हैं कपर्द के विषय में, ठीक है, तो कपर्द को क्या बोलते हैं, मेरिनी सेल भी बोला जाता है। और पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय इसका है आपका चर हो गया, चराचर हो गया, ठीक है, बाल क्रीड़नक हो गया, वराट हो गया, वराटक हो गया, वराटी हो गया, वराटिका हो गया, करपादिका हो गया, कपर्दी हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। यह जो है मोलस्का जाति के समुद्री प्राणी का कवच है, ठीक है, यानी कि सेल होता है। भेद के विषय में बात करें तो रस तरंगिणी के अनुसार इसके 3 भेद बताए गए हैं। पित्त जो उत्तम होता है, श्वेत जो मध्यम होता है और धूसर जो अधम होते हैं, ठीक है, तो इसके 3 भेद बताए गए हैं।
रस रत्न समुच्चय के अनुसार इसके दो भेद हैं, वराटिका, ठीक है, वराट यानी कि कौड़ी, कम भारी, और पित्तवर्धक। फिर बात करते हैं वराटिका की मात्रा के विषय में। तो 6 मासा जो होता है वो आपका श्रेष्ठ पित्त वर्ण का होता है, 4 मासा मध्यम श्वेत वर्ण का होता है, और 3 मासा जो है वो कनिष्ठ धूसर वर्ण का होते हैं। फिर शोधन के विषय में बात करें तो दोला यंत्र में कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाते हैं। सत्वपातन एवं मारण नहीं होता है इसका, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो गुण के विषय में इसके बात कर लेते हैं। तो गुण में बताया गया है कि कटु, उष्ण, दीपनीय, तृष्णा, रसेंद्र जारण में इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण बताया गया है। इसके अलावा अम्ल पित्त की श्रेष्ठ औषधि है। इसके अलावा परिणाम सुलग्नि व ग्रहणी क्षय नाशक बताए गए हैं। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो अग्निकुमार रस, ग्रहणी कपाट रस, प्रवाल पंचामृत रस, रत्नगर्भ पोटली रस, प्रदरांतक लौह, लवंग आदि वटी, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर बात करते हैं अग्निजार के विषय में, ठीक है। तो अग्निजार के विषय में पर्याय बताया गया है कि इसे अपन अग्निज बोलते हैं, ठीक है, अग्निगर्भ बोला जाता है, अग्नि निर्यास बोला जाता है, अग्नि ज्वाला बोला जाता है। इसके अलावा वड़वाल अग्निमल बोला जाता है, वहनीजार बोला जाता है, अग्निमल बोला जाता है, सिंधु फला बोला जाता है, जरायु बोलते हैं इसको। इसके अलावा आपका अर्णवोदभाव भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन नहीं है। सर्वप्रथम जो वर्णन है वो रसर्णों में आभ्रक द्रावण हेतु इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। उत्पत्ति के विषय में बात करें तो अग्निवक्र नाम समुद्री जंतु का जरायु है, ठीक है। तो अग्निवक्र नामक समुद्री जंतु का जो जरायु है तथा सूर्य की किरणों के द्वारा सुखाना यानी कि अग्निजार या अंबर जो है उसकी उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि स्पर्म हेल मछली के आंतों से स्त्रावित होने वाला मूंग सदृश पदार्थ तथा सुगंधित द्रव्य होता है ये। फिर बात करते हैं शोधन व मारण के विषय में। तो शुद्ध होने से शोधन तथा मारण की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वरूप में बताया गया है कि क्षिप्र मुक्त फल संप्रभम, ठीक है। तो ये जो है इसका आपका क्या बताया गया है, स्वरूप बताया गया है। रस में कटु रस होता है, गुण जो है लघु उष्ण होते हैं, दीपन ग्राही व कफ हर होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो मात्रा 1/4 से लेकर के 1/2 रति बताए गए हैं। अनुपान में मधु, घृत और नवनीत का अपन अनुपान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गुण के विषय में बात करें तो अग्निजार, स्त्री दोषग्न, धनुर्वातादि वातुनर, वर्धनो रसवीर्यस्य, दीपनो जरणस्तथा, यानी कि धनुर्वात की श्रेष्ठ औषधि है तथा संपूर्ण वात व्याधि हर होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बात कर लेते हैं योगों के विषय में। तो इसके योग हैं जैसे बृहत्वाद चिंतामणि रस हो गया, जवाहर मोहरावटी हो गया, ठीक है, और यकुति हो गया, और धात्री रसायन हो गया, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं गिरि सिंदूर के विषय में, ठीक है, रेड ऑक्साइड ऑफ Hg। पर्याय के विषय में बात करें तो रक्त रेणु, ठीक है, रसगर्भ, रसांजन, ये सभी इसके पर्याय हैं। रक्त रेणु इसका पर्याय है, ठीक है। रक्त रेणु किसका पर्याय है, तो रक्त रेणु आपका गौरी पाषाण और गिरि सिंदूर दोनों का पर्याय है। तो रक्त रेणु आपका गौरी पाषाण और गिरि सिंदूर दोनों का पर्याय है। बड़े बड़े पर्वतों के बीच कभी थोड़ा सा पारद शुष्क एवं लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है, इसी को ही गिरि सिंदूर कहते हैं। बात कर लेते हैं रस जल निधि के अनुसार सिंदूर के 2 प्रकार हैं, गिरि सिंदूर जो स्वभावज होता है और एक होता है नाग सिंदूर जो कृत्रिम अपन बनाते हैं। गुण के विषय में बात करें तो ये बताया गया है त्रिदोप शमनम भेदी, रसबंधनम मृग्रम, देह लोह कर नेत्रय, गिरि सिंदूर मिरितम, ठीक है। तो ये इसके गुण बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिंगुल के विषय में। तो हिंगुल कैनिबर, ठीक है, रेड सल्फाइड ऑफ मर्करी, Hgs 6:1 रहता है इसमें, ठीक है। पारद 86.2% रहता है और गंधक 13.8% रहता है, ठीक है। हार्डनेस 2 से लेकर के 2.5 रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.1 रहता है। सर्वप्रथम उल्लेख जो है हिंगुल का आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र में। इसके अलावा दरदर देश की खान से ये जो है प्राप्त होता है।
बात करें पर्याय के विषय में तो इसे अपन क्या बोलते हैं, तो मेलच्छ हो गया, रक्त हो गया, सुरंग हो गया, चित्रांग हो गया, चूर्ण पारद हो गया, इसके अलावा सद्भाव हो गया, ठीक है, सॉरी सद उभाव हो गया, और रस स्थान हो गया, सुक्तुंड हो गया, रंजन हो गया, कपि शीर्षक हो गया, रक्तकाय हो गया, हंसपाद हो गया, लोहग्न हो गया, इसके अलावा सिगरफ हो गया, हिंगू हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। हिंगुल से पारद के विषय में बात करें तो 650 से लेकर के 700 डिग्री पर जो है आपका हिंगुल से पारद प्राप्त होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 भेद बताए हैं, चरमरा हिंगुल, ठीक है, ये जो है शुक्रतुंड व हंसपाद हिंगुल होता है, ठीक है। तो सॉरी, आयुर्वेद प्रकाश ने चरमरा हिंगुल हो गया, सुक्तुंड हिंगुल हो गया और हंसपाद हिंगुल हो गया, ये हिंगुल के आपके भेद बताए हैं। बात करें अशुद्ध हिंगुल सेवन से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, तो अशुद्ध हिंगुल सेवन से जो है अंधत्व की उत्पत्ति यहाँ पे बताए गए हैं, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह तथा प्रमेह, इनकी उत्पत्ति बताई गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं शोधन के विषय में, तो आद्रक स्वरस व लकुश स्वरस की 7 भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। इसके अलावा ग्राह्य हिंगू के विषय में बात करें तो ग्राह्य हिंगू में बताया गया है कि जपा कुसुम वर्णाभम पेशेण सुमनोहर मनोज्वलो भारपूर्णे हिंगुल श्रेष्ठ ऊचेत, ठीक है, तो ये जपा कुसुम के वर्ण का होगा, पेशेण सुमनोहर ये जो है बताया गया है, तो ये जो है श्रेष्ठ हिंगुल के आपके ग्राह्य हिंगुल के लक्षण है। रस के विषय में बात करें, इसका जो रस होता है वो कटुतिक्त कषाय होते हैं, तो रस कटुतिक्त कषाय है। वीर्य जो है वो उष्ण होते हैं। गुण के विषय में बात करें तो गुण जो है वो दीपनीय व रसायन होते हैं, तो गुण दीपनीय रसायन। मात्रा जो है वो आधा से लेकर के 1 रति बताया गया है। अनुपान के विषय में बात कर लेते हैं, तो अनुपान इसका मरीच हो गया, गुड़, पिपली तथा गुड़ुची स्वरस व मधु, ये सभी इसके अनुपान हैं। प्रयोग के विषय में बात कर लेते हैं, तो प्रयोग में हिंगुल रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस, रस गर्भ पोटली रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव रस, ये इसके प्रमुख योग है। तो हिंगलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस, रस गर्भ पोटली रस, त्रिभुवन कीर्ति रस व कस्तूरी भैरव रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर बात करते हैं मूर्धशंख, ठीक है, पीबीओ। बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में, मृदार सिंह, बोधार सिंह, गुदार शंख, इसके अलावा आपका सॉरी मुदार शंख हो गया, मुदार शंखक हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने 2 भेद बताए हैं, सदल व खनिज, सॉरी सदल व निर्दल, इसके अलावा खनिज व कृत्रिम, ठीक है, तो ये रसरत्न समुच्चय ने बताए हैं। ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो मृदार सिंह पित्ताभम सदलम निर्दलम तथा शिशिर गर्भ संस्पर्श गुरु चैव प्रकृति, ठीक है, तो ये इसका ग्राह्य स्वरूप है। शोधन के विषय में बात करें तो कोई भी शास्त्रोक्त विधि नहीं है। मृदार सिंह के सत्वपतन से नाग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके उपयोग के विषय में बात करें तो उपदंश रोग नाशक, इसके अलावा फिरंग, व्रणनाशक, रक्तबंधक व त्वक दोष नाशक होते हैं और केशों को रंगने वाला होता है, तो ये इसका उपयोग बताया गया है। इसके अलावा समस्त साधारण रसों का सामान्य शोधन जो है वो अपन क्या है, मस्तुलुंग आद्रक स्वरस की 3 दिन तक भावना देने से समस्त जो आपका साधारण रस है उनका शोधन हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रत्न वर्ग के विषय में, ठीक है। तो रत्न वर्ग में माणिक्य मणियाँ जो है वो आपके 8 बताई गई हैं, कौन सा वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरा, मोती, इसके अलावा मणि, चंद्रकांत, लाजावर्त व पन्ना, ये 8 मणियाँ हैं। रत्न 9 हैं, तो माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्ष, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य, ये आपके 9 रत्न हैं। रसोपनिषद ने 7 बताया है, ठीक है, और इन्होंने व्याक्रांत को ऐड किया है। गुण के विषय में बात करें तो मर्ण्योण अपीच विज्ञेय सूत बंधन कारकम, ठीक है, ये पारद के बंधन के लिए बोला गया है। फिर देहस्य धारक निर्णय जरा व्याधि नाशनम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रत्न के दोष के विषय में बात करें तो 5 बताए गए हैं, कौन सा ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जल गर्भता, तो रत्न के दोष 5 हैं, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जल गर्भता। रत्न के गुण के विषय में बात करें तो 5 बताए गए हैं, स्वच्छ, लघु, चमकदार, तो स्वच्छ, लघु, चमकदार, अष्टफलक वाला व षटकोण, ये क्या आपके रत्न के 5 गुण हैं। प्रवाल और मुक्ता को छोड़ करके बाकी रत्नों पर वायु, जल, काल का प्रभाव नहीं रहता है,
ठीक है। तो प्रवाल और मुक्ता को छोड़ करके बाकी रत्नों के ऊपर वायु, जल और काल का प्रभाव नहीं होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर रत्न के गुण के विषय में बात करें तो मधुर, कसाय रसयुक्त, शीत वीर्य। इसके अलावा रस जो है रस, दीपन, लेपन, विषहर व नेत्र रोगहर होते हैं, तो ये रत्न का गुण है। फिर सामान्य शोधन के विषय में बात करें तो सामान्य शोधन में आपका जयंती स्वरस हो गया, ठीक है, कुमारी स्वरस हो गया, तंडुलीय स्वरस हो गया और अम्ल द्रव्य हो गया। इसके अलावा नारी स्तन्य हो गया, क्षार द्रव्य हो गया। गोमूत्र में दोलय यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन कर या प्रतप्त करने पर बुझा करके इसका सामान्य शोधन किया जाता है। विशेष शोधन के विषय में बात करें तो यहाँ पे अपन देखते जाएंगे। माणिक्य का जो शोधन है वो अपन अम्ल वर्ग से करते हैं। मुक्ता का शोधन जयंती स्वरस से किया जाता है। प्रवाल व विद्रु का जो शोधन है, ठीक है, विद्रु का शोधन क्षार वर्ग से करते हैं। ताक्षर्य का जो शोधन है वो गोदुद्ध से किया जाता है। पुष्पराज का जो शोधन है वो कांजी व कुलत्थ से किया जाता है। हीरा का जो स्वेदन है वो तंडुलीय यानी कि चौलाई से किया जाता है। इसके अलावा आपका नीलम का जो शोधन है वो नील वृक्ष स्वरस से किया जाता है। गोमेद का जो शोधन है अपन गोरोचन युक्त जलपुरीत से किया जाता है। वैदूर्य का शोधन त्रिफलकवात से किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रत्न व ग्रहों का संबंध के विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य का संबंध माणिक्य से है, ठीक है, चंद्र का मुक्ता से है, मंगल का प्रवाल से है, बुध का ताक्षर्य से है, बृहस्पति का पुखरास से है, शुक्र का हीरक से है, शनि का नीलम से है, इसके अलावा राहु का गोमेद से है और केतु का आपका वैदूर्य से है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रवाल जो होता है, तो प्रवाल जो है समुद्री जंतु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं, उनको ही मैंने ऐड किया है। तो प्रवाल जो है समुद्री जंतु से प्राप्त होते हैं। इसका पर्याय मूंगा हो गया, प्रवालक हो गया, भौम ग्रह हो गया, भौम रत्न हो गया, विद्रु हो गया। इसके अलावा अपन इसे और क्या बोलते हैं, अब्धि जंतु विशेषोत्थ, रक्तांग हो गया, लतामणि हो गया, असंबोधि पल्व हो गया, रक्तांकुर हो गया, ये सभी प्रवाल के पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो 4 बताए गए हैं, श्वेत, धूसर, कृष्ण एवं रक्त या गुलाबी। आकृति के आधार पर बात करें तो आकृति भेद से 2 प्रकार हैं, प्रवाल सार व प्रवाल मूल। ग्राह्य स्वरूप, ग्राह्य प्रवाल के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि पक्व बिंब फल छाया वृताय तम वक्रमम स्निग्ध व्रणकम स्थूलम प्रवाल सप्तधा शुभम, ठीक है। तो पक्व बिंब के फल के समान दिखाई देगा, वृत्ताकार का, वक्राकार होगा, स्निग्ध वर्ण का होगा, स्थूल होगा, वो जो है ग्राह्य प्रवाल होगा। मारण के विषय में बात करें तो घृत कुमारी स्वरस, सतावरी स्वरस, जयंती स्वरस, गोदुद्ध स्वरस, गोदुद्ध की जो है भावना देकर के 3 गज पुड़ देने से इसका मारण हो जाता है। मात्रा आधा से लेकर के 2 रति तक इसकी मात्रा बताई गई है। भस्म में श्वेत, ठीक है, पिष्टी जो है वो गुलाबी वर्ण का होता है, तो भस्म इसका श्वेत वर्ण का और पिष्टी गुलाबी वर्ण का होते हैं। गुण जो है रस मधुर होता है, वीर्य शीत होते हैं, ठीक है। इसका वही बताया गया कि कहाँ कहाँ पे है, तो आपका छह पित्त, कासग्न होता है, दीपनीय पाचन, लघु होते हैं, विषीभूत, दिशम, विद्रुण, नेत्रोगानुत, तो ये सभी बताए गए। प्रवाल के दोष के विषय में बात करें तो 7 हैं। कौन सा, तो पांडु, धूसर वर्ण, रुक्ष वर्ण युक्त, छिद्र युक्त, हल्का श्वेत वर्ण का, ये प्रवाल के 7 दोष हैं। योग के विषय में बात करें तो अपूर्व मालते वसंत रस हो गया, ऊट पाक विषम ज्वरांतक रस हो गया, रत्नगर्भ पोटली रस हो गया, सर्वांग सुंदर रस हो गया, ये सभी इसके योग हैं। कृत्रिम प्रवाल का निर्माण विधि का वर्णन रस रत्न समुच्चय में देखने को रस प्रकाश सुधाकर में मिलता है। तो कृत्रिम प्रवाल का निर्माण की विधि का वर्णन रस प्रकाश सुधाकर में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है 56 वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे बोलूँगा, अपने हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द चीज़ों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और इसके बाद में मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी फोकस करूँगा और मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि 25 से लेकर के 25 तक कोशिश रहेगा ही रहेगा। मैं अपने पूरा 100% दे रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें, चाहे वो आपका 6000 MCQ हो, चाहे वो आपका 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा पूरा टारगेट है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा
टाइम मिले रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हो रही हैं उतना आप पढ़ते जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, ये आप एग्ज़ाम में खुद देखोगे। और ये 60 टॉपिक तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।